आज के इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में आए अपने ही श्री मिलिंद कांबले जी, जो मेरे मित्र हैं वर्षों से, स्वाति जी और पुस्तक के लेखक द्वय गुरु प्रकाश जी, सुदर्शन रामभद्र जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित मैं लगभग आधा सभा को तो मैं नाम से जानता हूं, इसलिए सभी का नाम लेने के दुस्साहस नहीं करूंगा। सभी सज्जनों, भाइयों बहनों, आज के इस कार्यक्रम में औपचारिकता कितने रखनी चाहिए, अनौपचारिक चर्चा कितने करने, यह आप लोगों को तय करने हैं। सुदर्शन, यू फॉलो हिंदी? Not so much. आई एम ऑल्सो So that is the reason why Milind suggested that this book should come in Hindi also. Not only in Hindi, but in every Bharatiya language. But I know why this has been brought in English first. At least because today's generation, which is reading English more and not to read Indian languages, has been its, I think, feeling or inclination. And for them, this important aspect of our history should reach, should open to them. Because today's generation who are on the university campuses, of course, they are online campus now, and they should know this very significant dimension of India's history. And it is quite understandable that this book has been brought in English first. And I hope, as my friend Milind suggested, that the next versions, one, the translated versions of this book, and the second volume of the series. So I support Milind's proposition and have hope soon that will be realized. इसको मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री कहा है। दलित मेकर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी है। दलित हिस्ट्री एंड इंडिया हिस्ट्री आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स। मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत के इतिहास को, सत्य प्रामाणिक इतिहास को यदि हम लिखें या पढ़ें या समझने के प्रयास करें, तो भारत के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक इतिहास, समाज के इस समूह के योगदान की चर्चा किए बिना यदि करें तो वो अधूरा इतिहास है, अपूर्ण इतिहास है, अप्रामाणिक इतिहास है। भारत के राजनीतिक इतिहास, इसमें भारत के अंग्रेजों के यहां आने से पूर्व से भी समाज के दलित
वंचित समुदाय के जो योगदान रहा है, उसमें जो भूमिका रही है, इसके बारे में उन दिनों में उसके दलित कंट्रीब्यूशन कहा गया नहीं होगा, क्योंकि उस प्रकार उसके रिकॉग्निशन, आइडेंटिफिकेशन इतिहास के उस कालखंड में दैट वाज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन सच ए वे। लेकिन उसको हमें उस दृष्टि से यदि हम सामने रखें तो ध्यान में आएगा। चंद्रगुप्त, अहल्याबाई होलकर समाज के कौन से वर्ग के थे? क्या इनके बिना भारत के इतिहास आप लिखेंगे? भारत के सामाजिक इतिहास आप वेद काल से भी देखें, समाज के श्रमिक वर्ग, सर्विस प्रोवाइडर्स, which मिलिंद जी chose to mention, तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स जो है, ये सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास में कर्नाटक में बसवेश्वर, संत बसवेश्वर 12वीं सदी के संत हुए। उनके अनुभव मंटप में, उनके सारे शरण आंदोलन में आज समाज में जिसको दलित, वंचित, अनुसूचित जाति के, जनजाति के ऐसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उस सारे समुदाय के लोग उस सामाजिक परिवर्तन के महाअभियान में प्रमुख भूमिका उन्होंने निभाई। They played forefront role in that movement for social reformation and social revolution. It was in 12th century. सारे अपने देश के जो भक्ति आंदोलन है, क्या दलित समुदाय के योगदान के बिना इस भक्ति आंदोलन को हम समझ पाएंगे? इसलिए इस देश के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल हिस्ट्री, without proudly mentioning the contribution of the Dalit community or the Dalit segment of the society, will be an incomplete history, an untrue history, and it will be dishonest history if somebody writes like that. तो इसलिए मेकर्स ऑफ मॉडर्न दलित हिस्ट्री में, इस पुस्तक में लेखक लोगों ने अपने उद्देश्य को एक दो जगह पर जो लिखा है, दिस बुक इज नॉट एन अटेम्प्ट टू यूलोजाइज द individuals, but to recognize and acknowledge their contribution to Indian society and the ill treatment and social ostracization they had to endure to do so. इतना ही नहीं, उन्होंने इस प्रकार के एक this book aims to contextualize the lives of these men and women and enable them to be a source of inspiration to the Dalit community and the society at large. ये जो वाक्य है, ऐसे क्यों लिखना पड़ता है? अपने देश में जिस समुदाय से जो व्यक्ति उभर कर आकर पूरे समाज के लिए दिग्दर्शन करता है, मार्गदर्शन देता है, पथ प्रदर्शन करता है, एक सामाजिक परिवर्तन की आवाज उठाता है, क्या वो उस दलित या किसी एक समुदाय के ही नेता बनकर रहेगा हमेशा के लिए? इंस्पिरेशन फॉर द दलित कम्युनिटी एंड एट लार्ज, क्यों इसमें जिन जिन के बारे में इसमें आया है, लिखा गया है, अयंका जी हो, बाबू जगजीवन राम जी हो, कबीर हो, कांशीराम जी हो, क्या नारायणन जी हो, बाबा साहब अम्बेडकर तो है ही, उधम सिंह तो है ही, क्या ये लोग केवल दलित लोगों के लिए नेता हैं? भारत के जन, भारत के समाज जब तक इनको प्राउडली, गर्व से
ये हमारे समाज के नेता है, भारत के नेता है, भारत के समाज के परिवर्तन के लिए उन्होंने कार्य किया। जब तक ये हम मन से, हृदय से स्वीकार करते हुए उसका आवाज नहीं देते, तब तक भारत के परिवर्तन के आंदोलन पूरा नहीं होता। तो इसलिए these men and women, these great personalities, they are not the leaders of a particular community or a section of the society, but we have to declare proudly that they made history of India. They have contributed for the development of India. They have contributed for the social change and transformation of this country. भारत में दलित समुदाय के इतिहास के, सामाजिक परिवर्तन के इतिहास के एक चर्चा के आंदोलन की एक दीर्घ परंपरा है। भारत के सोशल हिस्ट्री में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसके बहुत व्यापक चर्चा है। लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखे हैं, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिवली देखेंगे तो लगभग सभी इस विषय की तरफ थोड़ा सा तो दर्शाया ही है। भारत के ट्रेड यूनियन मूवमेंट के एक बड़ी हस्ती दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और सामाजिक क्रांति के इतिहास उन्होंने लिखी है। मराठी में है, हिंदी में है, इंग्लिश शायद अनुवाद हो रहा है। उस पुस्तक की चर्चा जितने होने चाहिए थे शायद नहीं हुई होगी, कुछ एरियाज में, कुछ यूनिवर्सिटीज में हुई भी है। मैंने इसलिए कहा, उसमें महाराष्ट्र में महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर स्वतंत्र भारत के पश्चात भी जिस प्रकार के का सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के अगुवाई देने वाले लोगों ने कौन से विचार को सामने रखा और इसके परिणाम कैसे जीवन के विभिन्न आयामों में अनुभव में आए, इसके एक गहरी चर्चा उसमें है। तो ऐसे दलित विमर्श के संदर्भ में और भी साहित्य आए हैं। When we discuss the various aspects of Dalit community, scheduled caste and scheduled tribe sections of the society, invariably certain aspects come to the fore. One of them is reservation. I and my organization have been strong supporters of reservation for decades. In 1980, when there were anti-reservation movements on some campuses, Professor Rajkumar Bhatia is here, and many of us who come from the background of Vidyarthi Parishad, many are here in this hall. You must be remembering that we passed a resolution. Not only that, we organized an All India seminar in Patna about the reservation. And time and again, we declared that reservation, this is historic necessity for our country for many more decades, as long as there is inequality being experienced by particular section or segment of the society, and it is their right to deny the reservation. It is not that somebody is giving them as a grace, but it is their right to say, and it is their right to declare, deny at any point of time in future. Social harmony and social justice,
They are not political strategies. They are articles of faith for us. तो इस संदर्भ में 1969 में गुरुजी गोलवालकर उन्होंने एक पत्र लिखा था आफ्टर द कॉन्फ्रेंस ऑफ विश्व हिंदू परिषद इन उडुपी. In 1969, a resolution was passed declaring that untouchability has no place in our religion or in society, and it has no sanctity. And this was passed by many prominent Shankaracharyas, Matadishas, etc. Why I am mentioning is this: society discusses many things, but many a time who says what is more important. That's when it comes from the people who have occupied religious seats, from where these things have been interpreted rightly or wrongly in the past, who have been playing very important role in the lives of the ordinary men and women and their families. When they say certain things, it will go a long way. And after that, Sri Guruji Golwalkar wrote a letter to an important functionary, and I will just read 2-3 sentences of that important letter. The resolution on untouchability, which is supported and blessed by all our acharyas, dharmacharyas, matadishas, etc., and holy men of all other creeds and all that holds our pious expressions, merely cannot be applied in actual life. Centuries of old prejudices do not disappear only by superior sense and wishful thinking and passing some resolutions. Hard work and right propagation has to be taken from town to town, village to village, house to house, and people have to be educated to accept and practice what has been resolved. The next sentence is more important. It should not be presented as a dispensation to the pressure of modern times, but as an abiding principle and way of life in a humble spirit of atonement for our past mistakes. मॉडर्न टाइम्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ है, एजुकेशन हुआ है, इसलिए प्रेशर ऑफ टाइम के कारण हम इसको एक्सेप्ट करते हैं. ऐसे नहीं सोचना है. इट शुड नॉट बी प्रेजेंटेड एंड से बट एन अबाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ वे ऑफ लाइफ. जीवन दर्शन क्या है? जीवन के आधारभूत तत्व क्या है? If divinity is present in every soul, then all are equal. If that is the experience, if that is the principle, if that is the philosophy of this land, it should be practiced in day-to-day life. इसलिए ये कहा गया, abiding principle and way of life in a humble spirit of atonement for our past mistakes. A change of heart, a moral and emotional change in the attitude and behavior has to be brought about, working for the economic and political betterment of those who had been relegated to the background and bringing them up to stand shoulder to shoulder with the rest of our people is a Herculean task, but this is in itself is not enough. Such equality may be brought about without shedding the feeling of separatedness. What we should desire and strive for is not merely economic and political equality. We want a change, a complete integration of the society. इसलिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में सशक्तिकरण करना, एम्पावरमेंट करना, यह अंतिम लक्ष्य नहीं है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है. दे आर द लैडर्स.
हमको पहुंचना चाहिए एक समाज के नाते, एक भारत के नाते। हम जीवन का अनुभव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसलिए इसकी आवश्यकता है। इसलिए मिलिंद जी जैसे लोगों ने जिस प्रकार के एक प्रयत्न जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, उसका इतना महत्व भी है। रिजर्वेशन जैसे एक इंस्ट्रूमेंट जो है अफर्मेटिव एक्शन के, एंड दैट अफर्मेटिव एक्शन हैज एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड नाउ आई विल कम टू अनदर थिंग, and I request not to mistake me. That's why I have already told that I have been a staunch supporter of reservation. Along with that, in the Western countries, in Europe and America, there has been an effort for reconciliation on the part of the African blacks. So reservation and reconciliation both have to go hand in hand. इसलिए जब मिलिंद कांबले जैसे लोग, हम जॉब सीकर्स केवल नहीं रहेंगे, जॉब प्रोवाइडर्स बनेंगे जब आप कहते हैं, और उसके स्वीकार करते हुए हजारों नौजवान लोग उस समुदाय के जब सामने आकर एंटरप्रेन्योर बनते हैं, यह सामाजिक एक आर्थिक परिवर्तन के बहुत बड़े एक उदाहरण बनता है। उसके साथ साथ आरक्षण के जो आवश्यकता आज भी है, उसको भी पूरा करना चाहिए। एंड द थर्ड एस्पेक्ट, रिकंसिलिएशन के जो आवश्यकता है, उस दृष्टि में भी हमें जाना चाहिए। तो इसलिए सोशल इंटीग्रेशन के ये सारे प्रयत्न अपने वर्तमान पीढ़ी के लोगों ने एक नए इतिहास को, नए भारत के निर्माण के इतिहास को लिखने के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक दायित्व वर्तमान पीढ़ी पर है। एंड आई होप द प्रेजेंट जनरेशन will be playing that important role of writing that new history of India. भारत में बहुत सारे लोगों ने इस विषय के प्रयत्न किया है। अनटचेबिलिटी के बारे में, सोशल सप्रेशन, ह्यूमिलिएशन, इन सारे विषयों के संदर्भ में विवेकानंद ने कैसे, महात्मा गांधी जी ने क्या अपने जीवन में किया, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे मूर्धन्य लोगों ने इस विषय के बारे में क्या किया, ये सारे इतिहास हम जानते हैं। If untouchability is not a sin, nothing in this world is a sin. बाला साहेब देवर जी ने कहा, the line if slavery is not a sin, nothing is in this world is a sin. जैसे अब्राहम लिंकन ने घोषणा की थी, उसी प्रकार। तो मित्रों, इसलिए इस प्रकार के पुस्तक की आवश्यकता कितने हैं आज in the world of liberalization, privatization and globalization. And at a time when the digital divide is also being experienced across the world. तो ऐसे संदर्भ में भारत के सामाजिक जीवन में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आयाम रहा है, उसको वर्तमान पीढ़ी अपने ही जीवन में समाप्त करते हुए एक नव भारत के निर्माण के लिए आगे बढ़ना है तो इतिहास के अध्ययन आवश्यक है। The authors have very aptly mentioned the need and importance of studying and understanding history to make a better future. इन्होंने इसमें लिखा भी है। तो इसलिए इस प्रकार के पुस्तक के आवश्यकता को मैं
फिर से रिकमेंड करता हूं, वर्तमान परिस्थिति में इसको दलित हिस्ट्री कहा है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, देश भर में प्रवास भी करता हूं, समाज के सभी वर्गों के लोगों से मिलता हूं। आज ऐसे एक समय भी, ऐसे एक अनुभव भी आता है कि आइडेंटिटी दलित इस तक सीमित नहीं है। विद इन दलित आइडेंटिटी के प्रश्न को बुद्धिपूर्वक से जानबूझकर डेलिबरेटली उभारने का प्रयत्न भी हो रहा है। आई एम नॉट टेलिंग वेदर आई एम फॉर इट और अगेंस्ट इट, आई एम ओनली making my observation, because it is too early to say whether such a development is good for the society or not. I don't know, but I am making this observation that within the Dalit community, within the Chama community, the Madhika community, this identification is becoming prominent beyond the Dalit community.